नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज इतिहास पर बात करेंगे, भारी भरकम तरीके से नहीं, एकदम आसान तरीके से, ताकि आपकी एक शिकायत दूर हो सके कि इतिहास हमें पढ़ाया नहीं गया। आप में से जो भी ऐसी शिकायत रखते हैं कि इतिहास आपको पढ़ाया नहीं गया, तो आपके लिए ये वीडियो काम आ सकता है। रोमिला थापर ने एक किताब लिखी है, हमारा इतिहास, उनका इतिहास और किसका इतिहास। इस नाम से उन्होंने एक भाषण दिया था। वैसे तो भाषण को व्याख्यान कहा जाता है, लेकिन आप भाषण समझ सकते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। इस किताब का अनुवाद संजय कुंदन ने किया है। उनकी वजह से ये किताब आज हिंदी में आपके बीच उपलब्ध है। वाम प्रकाशन ने इसे छापा है और इसकी कीमत मात्र 250 रुपये है। अमेजॉन के जरिए आप मंगा सकते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि ये हमारे बीच आकर इतिहास को लेकर जो बहस हो रही है, जो झगड़ा हो रहा है, उसमें हस्तक्षेप करती है। रोमिला थापर लिखती हैं कि राष्ट्रवाद समाज के उस अतीत को लेकर तरह तरह के आख्यानों को बढ़ावा देता है, नैरेटिव आख्यान, जिससे वह खुद उभरा होता है। ये आख्यान एक दूसरे को ही काट रहे होते हैं, क्योंकि इनका मकसद किसी विशेष इतिहास को सामने लाना नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी अभियान में शामिल समुदायों को एक वंश परंपरा और समाज को ऐसा एक लक्ष्य प्रदान करना होता है जिसे हासिल करने में वह तन मन से जुट जाए। यह बहुत ही संभ्रांत तरीका है, अकादमिक तरीका है बात को कहने का। आसान शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद एक तरीका है अलग अलग समुदाय के लोगों को भीड़ बनाकर भेड़ की तरह एक दिशा में हाँकने का। तो आज हम इस किताब के बारे में बात करेंगे, कुछ पन्नों के कुछ हिस्सों को पढ़ेंगे और आपके साथ इतिहास के दूसरे प्रसंगों की भी बात। आपने अपने शहर में कई मंदिरों के नाम के आगे प्राचीन लिखा देखा होगा। क्या सभी मंदिर प्राचीन होते हैं? प्राचीन से मतलब आप क्या समझते हैं? कितना प्राचीन? 100 साल पुराना मंदिर प्राचीन कैसे हो सकता है? या फिर ये बताइए, प्राचीन कहलाने के लिए ईसा पूर्व तो होना ही चाहिए। 1500 ईसा पूर्व को वैदिक काल माना जाता है। आपने कभी सोचा है कि प्राचीन की जगह साल का जिक्र क्यों नहीं? जैसे 1770 की यह दुकान आज भी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मौजूद। वियना की गहनों की इस दुकान को देख लीजिए, 1874 से चल रही है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में स्लोएन्स 1797 में। इटली के फ्लोरेंस की यह परफ्यूम कंपनी तो 1221 में स्थापित हुई थी। तब से यह कंपनी है, लेकिन इसने अपने नाम के आगे प्राचीन क्यों नहीं? लंदन का हैचर्ड्स बुक स्टोर तो 1797 से चल रहा है, इस पर भी प्राचीन नहीं। स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूब्लियाना का यह पुल 1842 का है। इसी शहर का यह दूसरा पुल 6 साल बाद 1848 में बनाया गया। तब की बात है जब दिल्ली में बहादुर शाह जफर बादशाह थे। मिर्जा गालिब पुरानी दिल्ली में रहा। इतिहास का बोध तो इस ट्रक में भी दिखाई देता है। WB मेसन, प्रोडक्ट्स फॉर द वर्कप्लेस सिंस 1898। इन सब से पूछिए आप कब से वजूद में हैं, ये आपको फट से अपना साल बता देंगे। क्या सिर्फ साल से या प्राचीन लिख देने से आप इतिहास जान जाते हैं? ऐसा नहीं है। इतिहास को जैसे ही आप हिंदू इतिहास या मुस्लिम इतिहास की तरह देखने लग जाते हैं, आप अंग्रेजों का छोड़ा हुआ काम पूरा करने लग जाते हैं। औपनिवेशिक दौर में इतिहास को इसी तरह बांट दिया गया। 1817 में जेम्स मिल ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय भूभाग के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इतिहास में बांट दिया। आज जो भी हिंदू इतिहास की बात करता है, वो अपने आप को इस बंटवारे की छाया से अलग नहीं कर सकता। काम अंग्रेजों का पूरा कर रहा है और कहेगा हम इतिहास को उनके प्रभाव से मुक्त करा रहे। इतिहास को समझने में मूर्तियों का अहम रोल तो हो। के बारे में, कला के इतिहास के बारे में आप जानते हैं, लेकिन इतिहास केवल मूर्तियों और व्यक्तियों का इतिहास नहीं हो सकता। आजकल के नेता इतिहास को मूर्ति और व्यक्ति तक सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि यह काम झट से हो जाता है। पढ़ना लिखना होता नहीं, पढ़ाई लिखाई 22.5, एक मूर्ति बनवा देनी होती है। जनता के ही पैसे से हजारों करोड़ रुपए फूंक देने होते हैं और इतिहास बदलने का दावा कर दिया जाता है। हमने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवा। इस तरह के काम से उन्हें पहचान के आधार पर राजनीति करने में बेहद आसानी होती है। तभी हमने आपको मंदिरों के आगे प्राचीन लिखने का उदाहरण दे दिया।
यह बताने के लिए कि हम इतिहास को लेकर बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं। नए बने मंदिर को प्राचीन लिख देते हैं। अगर 100 साल पुराना मंदिर प्राचीन है तो फिर आधुनिक क्या है? क्या हम आधुनिक युग में हैं या प्राचीन युग में? एक जमाना था जब कार्बन डेटिंग से तारीख का पता लगाया जाता था। अब तो कई और दूसरे तरीके आ गए हैं। आर्कियोमैग्नेटिक डेटिंग, रिहाइड्रोक्सिलेशन डेटिंग, ल्यूमिनेसेंस डेटिंग, इंफ्रारेड थर्मोग्राफी वगैरह वगैरह। इन सब के नाम पढ़ने में कितनी मुश्किल होती है, लेकिन नेता आपको कहेगा इतिहास वही है, तारीख वही है जो हम। मेरे कहने का मतलब है, आप प्राचीन कहिए या 700 साल पुराना कहिए, कोई तरीका तो होना चाहिए तारीख तय करने का, या जो मन में आया आप तय कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी कल्पना को ही असली इतिहास साबित करने में तुल गए हैं। आजकल ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि आप केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, आपके पास भीड़ है, उस भीड़ का हौसला बढ़ाने वाली पुलिस है, मूर्खों की फौज वाली गोदी मीडिया है, कई मामलों में कोर्ट भी है। तो हो ये रहा है कि इतिहास लिखने के लिए, इतिहास पता करने के लिए पेशेवर इतिहासकार की जरूरत अब रही नहीं। अपना जज हो, अपनी पुलिस हो, अपना मीडिया हो और अपने लोग हो, किसी भी इतिहास को बदल देंगे और उस पर अपने इतिहास का दावा कर देंगे। आपने गौर किया होगा कि हमने पेशेवर इतिहास का जिक्र किया। ये पेशेवर इतिहासकार क्या वो होता है जो जीवन भर इतिहास पढ़ता है, पढ़ाता है, किसी एक विषय पर इतिहास की अनगिनत किताबें पढ़ता है, अनगिनत दस्तावेजों को पलटता है, शिलालेख खोजता है, शहरों का दौरा करता है, दूसरे विषयों का भी सहारा लेता है, तब जाकर इतिहास के किसी एक पहलू या अन्य पहलुओं को उजागर कर पाता है। लेकिन अब आप एक संगठन बना लीजिए, उसके आगे हिंदू लगा, आप अपने शहर के किसी भी हिस्से पर उंगली रख दीजिए, फिर इतिहास को लेकर दावा कर दीजिए। क्या आप सही में इतिहास इसी तरह पढ़ना चाहते थे? आपने तो कहा था कि इतिहास पढ़ाया नहीं गया, तो क्या आप इसी तरह से इतिहास पढ़ना चाहेंगे? अच्छा हुआ आपने यह नहीं कहा कि हमें गणित नहीं पढ़ाया गया, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई गई। क्या आप जानते भी हैं कि हिंदी प्रदेशों में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में लाखों की संख्या में बच्चे हर साल गणित अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं? लाखों बच्चे फेल हो रहे हैं, और यही नहीं, फेल होने के डर से हजारों बच्चे परीक्षा छोड़ देते हैं। फिर भी आपने किसी को भी जुलूस निकालते देखा है? हमारे बच्चों को गणित ठीक से नहीं पढ़ाया गया। क्या हिंदू संगठन गणित और फिजिक्स को लेकर आंदोलन नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों को गणित ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा है, वे फेल क्यों हो जा रहे हैं? एनीवे, ये सब हाल फिलहाल की खबरें हैं भारत में ड्रग्स पकड़े जाने की। अब आप कहेंगे हजारों करोड़ के ड्रग्स के पकड़े जाने का इतिहास के लिखने और इतिहास के पढ़ने से क्या संबंध है? पहली बात, हजारों करोड़ का ड्रग्स तो इसी समाज में पहुंच रहा है, खप रहा है आपके बच्चों के बीच। इसका नशा कौन कर रहा है? अब रही दूसरी बात कि इतिहास पर वीडियो बना रहा हूं और 20,000 तो कहीं 2,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाने की खबर क्यों दिखा रहा? थापर ने हमारा इतिहास, उनका इतिहास और किसका इतिहास इस किताब में एक इतिहासकार का जिक्र किया है। इनका नाम है एरिक हॉब्सबॉम। अब आप कहेंगे ये कौन से इतिहासकार हैं? ठीक बात है, उन्होंने इतिहास लिखा है, पढ़ा है, रिसर्च किया है, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई भी संगठन नहीं बनाया जो कोर्ट में सर्वे के लिए आवेदन देता हो, किसी मस्जिद के नीचे खोदने का अभियान चलाता हो। एरिक हॉब्सबॉम ने ऐसा कोई काम किया नहीं, तो आप उन्हें याद क्यों रखेंगे? इस मायने में एरिक हॉब्सबॉम बड़े ही बेकार इतिहासकार हैं, किसी काम के नहीं। लेकिन उन्होंने इतिहास को लेकर एक बात कही है और उसी के संदर्भ में मैंने आपको भारत में ड्रग्स पकड़े जाने की खबरों की कतरने दिखाई। एरिक हॉब्सबॉम ने ऑन हिस्ट्री नामक किताब में कि राष्ट्रवादी, नस्लीय या कट्टरपंथी विचारधाराओं के लिए इतिहास एक कच्चा माल है, ठीक उसी तरह जैसे हेरोइन के नशेड़ियों के लिए अफीम के बीज कच्चा माल हैं। इन विचारधाराओं में अतीत एक आवश्यक तत्व है, संभवतः सबसे आवश्यक। यदि कोई उपयुक्त अतीत नहीं होता तो उसे गढ़ लिया। कहने का मतलब यह है कि अगर अतीत के नाम पर कोई इतिहास ना भी हो तो मनगढ़ंत बातें
हाजिर कर दी जाती हैं, उन्हें इतिहास घोषित कर दिया जाता है। ये हाओ चलो सारे मुद्दों को छोड़ो और इतिहास बचाने निकलो, शहर में दंगा करवा दो। लेकिन आप यह बिल्कुल ना समझें कि भारत में हजारों करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ी जा रही है तो भारत में हजारों की संख्या में हिस्टोरियन, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। लेकिन एरिक हॉब्सबॉम ने इतिहास को कच्चा माल क्यों कहा राष्ट्रवाद के लिए? क्यों इसे हेरोइन के नशेड़ियों से जोड़ा? नशेड़ी इतिहासकार नहीं होते, लेकिन अतीत का नशा पैदा कर, धर्म का नशा पैदा कर इतिहास पर दावा करने वाले बहुत से नेता इतिहासकार बन जाते हैं। जो हालत किसी नशेड़ी एंड गंजेड़ी की होती है, वही हालत आज इतिहास को लेकर दावा करने वालों और उसमें यकीन करने वालों की हो गई है। ये कौन लोग हैं? व्हाट्सएप अंकिल और व्हाट्सएप आंटियां। आपने कभी चेक किया है कि इतिहास पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कितना बजट रखा है? बजट तो होता नहीं, बजट कितना रखा है? इतिहास पर शोध करने के लिए कितना बजट दिया कि आप गणित और इतिहास की पढ़ाई सड़कों पर लाठी डंडे और बुलडोजर के साथ? हमने सोचा कि रोमिला थापर ने इतिहास क्या है इसे लेकर जो भी लिखा है उसे आपके बीच पूरी किताब तो पढ़ना संभव नहीं, क्योंकि ये अनुवादक संजय कुंदन और लेखक रोमिला थापर और प्रकाशक वाम प्रकाशन के साथ भी अन्य 12 पेज हैं, उनमें से कुछ हिस्से को पढ़ना चाहता हूं। रोमिला थापर एक जानी मानी इतिहासकार हैं, उन्होंने जितना लिखा है वही पढ़ने में पसीने। अगर आप वाकई रो रहे हैं इस बात को लेकर कि आपको इतिहास नहीं पढ़ाया गया, आप तो टाइम निकाल कर बैठे थे, पढ़ाया नहीं गया, तो आप रोमिला थापर की इन किताबों को पढ़ सकते हैं। अगर रोमिला थापर को नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी पसंद के किसी और इतिहासकार को पढ़ना चाहते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि क्या आप में इतिहास की इतनी किताबों को पढ़ने की क्षमता है, धीरज है। मैं रोमिला थापर की लिखी कुछ किताबों के नाम पढ़ रहा हूं, कुछ किताबों के नाम। अर्ली इंडिया फ्रॉम द ओरिजिन्स टू AD 1300 पेंगुइन 399 रुपए की है। द पास्ट बिफोर अस हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस ऑफ अर्ली नॉर्थ इंडिया ओरिएंट ब्लैक स्वान 1500 रुपए की है। अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया पेंगुइन 1589 रुपए की है। अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज ऑक्सफोर्ड 645 रुपए की है। सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ अ हिस्ट्री पेंगुइन 299 रुपए की है। यह किताब आप जरूर पढ़िए। एंशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री सम इंटरप्रिटेशंस ओरिएंट ब्लैक स्वान 700 रुपए की है। द पास्ट एज प्रेजेंट फोर्जिंग कंटेम्प्रेरी आइडेंटिटीज थ्रू हिस्ट्री अलिफ बुक कंपनी की है 799 रुपए की। द पब्लिक इंटेलेक्चुअल इन इंडिया अलिफ बुक कंपनी 599 रुपए की। कल्चरल पास्ट एसेज इन अर्ली इंडियन हिस्ट्रीज ऑक्सफोर्ड की है 1395 रुपए की। द फ्यूचर इन द पास्ट एसेज एंड रिफ्लेक्शंस अलिफ की है 999 रुपए की। शाकुंतला टेक्स्ट रीडिंग्स हिस्ट्रीज कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस विमेन अनलिमिटेड 550 रुपए की। इंडियन टेल्स पफ इन इंडिया 199। यह बच्चों के लिए भारतीय इतिहास और साहित्य से कहानियों की किताब है। अब आप सच सच बताइए, क्या इतनी किताबें आप खरीदेंगे? इनमें से कुछ हिंदी में भी उपलब्ध हैं। रोमिला थापर की किताबों के टाइटल मात्र से आप उनके इतिहास के बोध को देख सकते हैं। रोमिला थापर की कल्पना में इतिहास एकाकार नहीं है, हो भी नहीं सकता। एक वचन नहीं है, बहुवचन है। अधिकांश टाइटल में यानी किताबों के नाम में आपको बहुवचन मिलेगा, जैसे इंटरप्रिटेशंस, रिफ्लेक्शंस, आइडेंटिटीज आदि आदि। उनकी किताब का टाइटल है अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अ कब लगाते हैं? जब आपको यह कहना होता है कई इतिहास में से यह भी एक इतिहास है। इसलिए रोमिला थापर की किताब का टाइटल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है, जिसका मतलब होता कि यही भारत का इतिहास है, इसके अलावा कुछ नहीं। बारीकी से देखेंगे तो एक महान इतिहासकार की विनम्रता आपको दिख जाएगी, बहुलता की स्वीकृति आपको उनके काम में दिख जाएगी और एक जड़ किस्म की एकात्मकता का बहिष्कार भी आपको दिखेगा। यह विनम्रता ज्ञान से आ सकती है, राजनीतिक नारों से नहीं। लाइब्रेरी में जीवन बिता देने से आती है, झंडा उठाकर चलने से नहीं। उम्मीद है आप खुद से भी इतिहास पढ़ेंगे, रोमिला थापर की किताबों को पढ़ेंगे और आलोचना भी करेंगे, लेकिन पढ़ने के बाद कीजिए। ध्यान रहे कि इतिहास लेखन पर मैंने सारी बातें नहीं कही हैं। मैं ऐसा दावा कर भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैंने सारा इतिहास पढ़ा है, संभव ही नहीं है। भारत के विभाजन पर ही सैकड़ों किताबें हैं। केवल 1942 से लेकर
1947 के बीच मात्र 5 वर्षों के कालखंड पर सैकड़ों किताबें मिल जाएंगी, दर्जनों श्रेष्ठ इतिहासकार मिल जाएंगे। जाहिर है इन किताबों को आप किसी कोर्स में नहीं पढ़ा सकते और लोगों के पास वक्त भी तो कम होता है, लेकिन नेता के पास वक्त बहुत होता है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकता, इसलिए भगदड़ मचाता है, भावुक भाषण देता है कि हम इतिहास को बदल रहे हैं। सही इतिहास हमें बताया नहीं गया। कैसे बदल रहे हैं? तो जनाब सड़कों के नाम बदल रहे हैं। भाई ये तो आप सड़कों के नाम बदल रहे हैं, इतिहास नहीं। नाम बदल देना और इतिहास बदल देना दोनों में बहुत फर्क होता है। तो इसी के साथ मैं कुछ हिस्से इस किताब से पढ़ना चाहता हूं। देखिए रोमिला थापर क्या लिखती हैं। अतीत के सारे आख्यान वैध इतिहास नहीं होते हैं, यानी नैरेटिव जो अपने अपने पास्ट को लेकर बनाए जाते हैं। नारा लगाना शुरू कर दिया ट्रंप ने कि हम अमेरिका के महान अतीत को हासिल करने जा रहे हैं। वो महान अतीत क्या वाकई में महान था? जब आप इसका पता लगाने जाएंगे पसीने छूट जाएंगे, रोएं खड़े हो जाएंगे। तो रोमिला थापर लिखती हैं कि अतीत के सारे आख्यान वैध इतिहास नहीं होते। अतीत का अध्ययन सिद्ध और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर करना होता है और अध्ययनों में तार्किक आधारों पर कार्य कारण संबंध की तलाश करनी होती है तथा तर्क संगत निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जो पेशेवर इतिहासकार होता है उसके मत को तोड़ मरोड़ कर पेश करना अपनी और मीडिया का ध्यान खींचने का ही एक तरीका बन गया है। इस तरह की गलत बयानी को पेशेवर इतिहासकार प्रायः किसी बुद्धिहीन की ओछी हरकत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। इन तथाकथित इतिहासकारों से विश्वसनीय प्रमाण मांगना हर हाल में दीवार से बात करने जैसा ही होता है। उनके लिए खोदो इंडिया ही एकमात्र कार्यक्रम है। पढ़ो इंडिया का नाम लेते ही नारा देकर वो भाग जाते हैं। अब इतिहासकार आगे लिखती हैं कि इतिहास लिखने की प्रक्रिया से जो अपरिचित इतिहासकार हैं वो पेशेवर इतिहासकारों के विपरीत अतीत को लेकर तरह तरह की कल्पना करते हैं। ऐसा था हमारा इतिहास, वैसा था हमारा इतिहास, आज देखिए क्या से क्या हो गया, हम वैसा बनाने जा रहे हैं। वे अतीत का वैसा ही चित्र खींचते हैं जैसी उनकी कल्पना होती है। ठीक 18वीं और 19वीं शताब्दी की तरह जब इतिहास का मतलब घटनाओं और उससे जुड़े व्यक्तियों की कहानी को तिथिवार रख देना होता था, खासकर राजनीतिक विचारधारा के और या उस संकीर्ण राष्ट्रवाद के अनुकूल होता था जिसे वह बढ़ावा देता था। इसमें इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता था कि अतीत की जो बात कही जा रही है उसका कोई प्रमाण है भी या नहीं। एक तरफ पेशेवर इतिहासकार होते हैं जो अतीत को लेकर ठोस प्रमाण मांगते हैं, दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो अपने द्वारा रचे गए अतीत को ही प्रमाणिक ठहराते रहते हैं, भले ही यह काम उन्होंने बड़े अगंभीर तरीके से किया हो। और यही तो बुनियादी अंतर है। उद्धृत प्रमाणों की विश्वसनीयता पर जोर देने वाले इतिहासकारों और साक्ष्यों को गंभीरता से न लेने वाले इतिहासकारों में। प्रमाणों की उपेक्षा करने पर हम वे सवाल नहीं उठा पाते जो एक समाज विज्ञान के रूप में इतिहास से संबंधित किसी भी तरह के शोध या विश्लेषण के लिए जरूरी होते हैं। आजकल भारत में ऐसे शोध को अतीत का महज एक मार्क्सवादी विश्लेषण बता दिया जाता है, लेकिन समाज और अर्थव्यवस्था को अपने अध्ययन में शामिल कर लेना ही मार्क्सवादी विश्लेषण नहीं होता। मार्क्सवादी अध्ययन में ऐसी विशेष पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसके तहत समाज को रूप देने वाली सामाजिक आर्थिक कड़ियों की जांच की जाती है। इसलिए इतिहास लेखन में सामाजिक आर्थिक कारकों की चर्चा मात्र से ही वह मार्क्सवादी इतिहासकार नहीं हो जाता, विश्लेषण नहीं हो जाता। कई अन्य तरह के अध्ययनों में भी सामाजिक और आर्थिक पहलू शामिल किए जाते हैं, पर यह जरूरी नहीं कि उनमें मार्क्सवादी पद्धति का प्रयोग हुआ हो। उदाहरण के तौर पर मैक्स वेबर ने भी समाज और अर्थव्यवस्था का विवेचन किया है, पर वह मार्क्सवादी पद्धति से बिल्कुल अलग है। इसलिए मुझे संक्षेप में स्पष्ट करना चाहिए कि इतिहास के लेखन की पद्धति की जो चर्चा की है इससे मेरा आशय क्या है। इसका अर्थ है किसी विषय को कैसे खोजा जा रहा है और किस तरह तार्किक और विवेकपूर्ण ढंग से उसका विश्लेषण किया जा रहा है। जब अध्ययन के लिए किसी के सामने कोई विषय
और केंद्रीय प्रश्न सामने आता है तो सबसे पहले वह अपनी एक प्रकल्पना या अनुमान सामने रखता है। इस संदर्भ में मेरे लिए अंग्रेजी के ए अक्षर से शुरू होने वाले 4 शब्द मायने रखते हैं: आर्टिफैक्ट, ऑथर, एजेंडा और ऑडियंस। इन्हीं में सारे पहलू समाहित नहीं हैं, ये असल में प्रस्थान बिंदु हैं। जब हम विस्तार से विषय की पड़ताल शुरू करते हैं तो हम अनेक सवालों से दो चार होने लगते हैं। क्या, कब, कहां और क्यों। इस तरह अध्ययन का दायरा बढ़ने लगता है। आधुनिक यूरोप के बहुप्रतिष्ठित इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ने राष्ट्रवाद और इतिहास के संबंध पर लिखा है। मैंने शुरू में उनकी वह टिप्पणी उद्धृत की है। उनका कहना है कि राष्ट्रवाद के विभिन्न रूपों से जुड़ी विचारधाराओं के लिए अतीत एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। ऐसे समाज में जहां विभिन्न तरह का राष्ट्रवाद फल फूल रहा होता है, इतिहासों को लेकर किए गए दावे बड़े काम के होते हैं। कट्टरवादी विचारधाराएं अतीत की अपनी व्याख्या को वैध ठहराने के लिए इतिहास के अपने पाठ का इस्तेमाल करती हैं। जब उन्हें मन मुताबिक इतिहास नहीं मिलता तो वे इतिहास गढ़ लेती हैं। एक स्तर पर अतीत, पास्ट, अनिवार्य रूप से राष्ट्र निर्माण में अपना योग देता है और उन सब को वैध ठहराता है जो राष्ट्र के नाम पर निर्मित होता है। हॉब्सबॉम ने तो इस संबंध के बारे में साफ तौर पर कहा है कि इतिहास का राष्ट्रवाद से वही रिश्ता है जो हेरोइन के नशेड़ियों का अफीम से है। मैं इसमें इतना ही जोड़ूंगी कि इस संबंध की पहचान की जाए और उसकी पड़ताल की जाए। जब वर्तमान हैसियत को स्थापित करने की जरूरत पड़ती है तब आदि और मूल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो जितना प्राचीन अतीत में बताया जाता है वह उतना वजनदार हो जाता है, क्योंकि तब उसे परंपरा कहा जाता है। फिर भी उनके खरेपन और उनके साक्ष्यों की जांच करके ही उन्हें वैध माना जाना चाहिए। रोमिला लिखती हैं कि कई बार ऐसा होता है जब सियासी विचारधारा समस्याओं से घिर जाती, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं और उसके समाधान की खोज हो रही होती है, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई। तब कई स्थितियों में सबसे बेहतर समाधान अतीत से निकल कर आता है। चलो इतिहास खोजने, मस्जिद के नीचे सर्वे कराने का ऑर्डर लेने और मस्जिद को घेर लेने। यह प्रक्रिया लचीली होती है, आप कुछ भी स्थापित कर सकते हैं, कुछ भी। यह फैंटेसी आपके वर्तमान को मजबूत करती है। फैंटेसी। वे लोग जो इतिहास की प्रतिधाराओं से वाकिफ हैं, आज के भारत के काल्पनिक इतिहास से नहीं, नशा किया हो, इस गढ़ंत को यकीनन समझ जाएंगे। ये रोमिला थापर लिखती हैं। तो 138 पेज की ये किताब है। पूरी किताब तो पढ़ूंगा नहीं, ऐसा करना प्रकाशक के साथ, लेखक के साथ, अनुवादक के साथ अन्याय हो। इस किताब को पढ़िए। उम्मीद है आपके भीतर जिज्ञासा पैदा हुई होगी कि आप इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सिर्फ इतिहास क्या है, इसी एक सवाल पर कई इतिहासकारों ने मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, इतिहास के दर्शन लिखे हैं। यही पढ़ने में आपके जीवन के कम से कम 5-10 साल तो यूं गुजर जाएंगे। फिर आप कभी नहीं कह पाएंगे हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो किसी के घर में घुस जाएंगे, किसी के धर्मस्थल में घुस जाएंगे, किसी के मोहल्ले को घेर लेंगे कि हम इतिहास ठीक करने आए हैं। ये जो आदत आपको सिखाई गई है, ये आदत इतिहास के पढ़ाने या नहीं पढ़ाने से नहीं आई है। ये आदत आई है उस राजनीति से जो आपको इतिहासकार नहीं, इतिहास के नाम पर गुंडा बना रही है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।